हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 26 और यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। और आज की इस क्लास में, क्लास नंबर 26 में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कमर्शियल बैंक के बारे में बता दूं कि कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या इसकी रेलिवेंसी है कमर्शियल बैंक के बारे में स्टडी करने की। फिर हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी कंट्री में जो मनी की सप्लाई होती है, जो मनी सप्लाई होती है, जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, मनी वाले चैप्टर में, कि हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई या मनी का जो सर्कुलेशन होता है पूरी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जाती है। तो जो मनी की सप्लाई है, उस मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में सर्कुलेट करने में तीन इंस्टीट्यूशंस का मेनली रोल होता है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री में 1 रुपीज़ के नोट और जितने भी हमारे कॉइन्स यूज़ होते हैं कंट्री में, ठीक है, कॉइन्स जैसे आपके 5 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, जो ये कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में जो करेंसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, जारी करती है, और 1 रुपीज़ का नोट। इसके अलावा जितनी भी पेपर करेंसी है वो आरबीआई प्रिंट करता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई में आरबीआई का रोल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो गया। इसके अलावा कंट्री में जो क्रेडिट क्रिएशन का काम किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन का काम का मतलब ये होता है कि जो लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते, जिन लोगों के घरों में पैसा होता है, वो क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करा देते हैं कमर्शियल बैंक्स में। अब वो बैंक क्या करते हैं, उसी पैसे को मल्टीपल वे में लोन देकर, फिर लोन देकर उसी लोन की फॉर्म में उसी लोन के पैसे को रिकवर करके फिर दोबारा से लोन देकर, फिर लोन का पैसा रिकवर करके दोबारा से लोन देकर, मतलब एक कस्टमर की एक डिपॉजिट को मल्टीपल फॉर्म में लोन देकर, बार बार रिकवर करके, फिर लोन देके, रिकवर करके, लोन देके, मल्टीपल वे में उसको क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का बेसिकली मतलब होता है कि कस्टमर से लिए गए पैसे को, डिपॉजिट को, मार्केट में ही कस्टमर के जैसे और लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा देना, फिर उनसे वो पैसा रिकवर करके दोबारा से उनको लोन देना, फिर रिकवर करना, फिर लोन देना। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, सेंट्रल बैंक की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सेंट्रल बैंक भी, मैं बीजेपी और कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारी आरबीआई है सेंट्रल बैंक, उसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों गवर्नमेंट बॉडीज़ के अलावा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनका भी हमारी कंट्री की इकनॉमी में, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में मनी सप्लाई का रोल होता है, इनका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है कमर्शियल बैंक, जिसका हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकनॉमी में। अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा, कि कमर्शियल बैंक, हम किस इंस्टीट्यूशन को हम कमर्शियल बैंक कहें। ऐसे तो कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को पैसा लोन की फॉर्म में देते हैं, लेकिन कौन से इंस्टीट्यूशंस को हम कमर्शियल बैंक बोलें। तो कमर्शियल बैंक उन इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेते हैं, उनके पैसे को डिपॉजिट करते हैं, फिर उन्हें उनके जमा कराए गए पैसे पे ब्याज देते हैं। अब कमर्शियल बैंक अपनी जेब से तो ब्याज देगा नहीं। कमर्शियल बैंक क्या करता है कि अपने कस्टमर से पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट लेता है, और उसी डिपॉजिट अमाउंट को वो क्या करता है, ग्रांटिंग लोन्स टू द पीपल कह लो, या फिर आप बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ कह लो, फॉर्म्स कह लो, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। और वो क्या करता है, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। लोन तो देता ही देता है, साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे किसी कंपनी के शेयर परचेज़ कर लिए, या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, या गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर ली, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज़ कर लिए। तो इस तरीके से वो लोन भी देता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जिस तरीके से एक बिज़नेस का पर्पस क्या होता है, चलाने का, प्रॉफिट अर्न करना, तो कमर्शियल बैंकिंग जो होती है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये तीनों बैंक के नाम जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, ये तो है गवर्नमेंट बैंक, हैं ये कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कमर्शियल बैंक में आपके गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं, पब्लिक बैंक भी और प्राइवेट बैंक भी। गवर्नमेंट बैंक वो होते हैं जो आपके गवर्नमेंट जिनको रन करती है, प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिसमें प्राइवेट ओनर होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये तीनों आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक, ये तीनों आपकी गवर्नमेंट बैंक है। तो बैंक चाहे आपका गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो,
होगा वो कॉमर्शलाइजेशन, होगा वो कॉमर्शियल बैंक तब जब वो लोगों से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोगों से पैसा जमा कराएगा और उसी पैसे को लोगों को लोन की फॉर्म में देगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक इंस्टीट्यूशन का जिसका काम है लोगों को लोन देना, लेकिन वो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मुथूट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा कि जो लोगों से गोल्ड गिरवी रखवा के उनको गोल्ड के बदले में लोन देता है। अब यहाँ पर एक कमोडिटी को सिक्योरिटी की फॉर्म में रखकर आपको वो लोन दे रहा है, लेकिन वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिपॉजिट की फॉर्म में। ना ही वो कोई CRR मेंटेन करता है, ना ही कोई वो चेक की फैसिलिटी देता है, ना ही कोई वो आपका डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। तो कमर्शियल बैंक को अगर पहचान करनी है तो पहचान ऐसे होगी कि लोगों से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को ही उसी पैसे के, लोगों के पैसों से ही लोगों को लोन देते हैं, तो वो आपका कमर्शियल बैंक कहलाता है। Commercial bank act as a financial intermediaries whose main function is to collect saving। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर का मतलब कि आपसे पैसा लेगा और आप ही लोगों को पैसा देगा। मतलब ए पर्सन से पैसा लिया और B पर्सन को लोन दिया, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, A पर्सन को जो वो ब्याज देगा उसके पैसे पे मान लीजिए 5% और B पर्सन को जो लोन दिया उससे लेगा 7% इंटरेस्ट। तो बीच का जो 2% है वो क्या हो गया, कमर्शियल बैंक के लिए प्रॉफिट हो गया। तो जब डिपॉजिट लेता है तो डिपॉजिटर को कम इंटरेस्ट पे करता है बैंक और लोन देने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उससे। तो कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स हुज मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट सेविंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड लैंड इट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से लिया जाता है और प्रोडक्टिव सेक्टर को लोन दिया जाता है। आजकल वैसे तो पहले जब कमर्शियल बैंक की शुरुआत हुई थी, जब कमर्शियल बैंक बने थे, तो उस समय प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा लगाया जाता। प्रोडक्टिव सेक्टर वो सेक्टर्स जो उस पैसे को आगे यूज़ करके उस पैसे को और बढ़ाने में काम करते थे, प्रोडक्शन में लगाते थे, बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में जो लगाते थे पैसा, उनको दिया जाता था जो अपने बिज़नेस में लगाते थे। लेकिन अब तो किसी को पर्सनल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए, तो आजकल लोन के अलग अलग वेरिएशंस हो गए हैं। अब इसके बाद बताया गया कि कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज़ नोन एज बोरोइंग रेट। जब गवर्नमेंट किसी से डिपॉजिट लेता है कस्टमर से तो उसको क्या करता है, जिस रेट पर उससे पैसा लेता है, क्योंकि जो पैसा बैंक, कमर्शियल बैंक कस्टमर से ले रहा है वो बैंक के लिए क्या है, बोरोइंग है, लायबिलिटी है। क्योंकि जो कस्टमर बैंक में पैसा जमा करा रहा है वो कस्टमर के लिए असेट्स है लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग रेट। एंड द रेट एट विच बैंक लैंड्स आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड लैंडिंग रेट। और जब उसी पैसे को बैंक दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे लोगों को लोन देता है तो वो आपका लैंडिंग रेट कहलाता है। तो बोरोइंग रेट लैंडिंग रेट से कम होता है, लैंडिंग रेट बोरोइंग रेट से ज़्यादा होता है। तो लैंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट आपका कंपनी का, जो कमर्शियल बैंक है उसका रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, वो आपका प्रॉफिट का रेट होता है। तो ये था एक सिंपल सी बात है कमर्शियल बैंक के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन। कमर्शियल बैंक के जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मेनली जो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस में हमारे दो तरह के फंक्शंस आते हैं प्राइमरी में। एक आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा आता है एडवांसिंग लोन। एक तो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। तो चलिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जब लोगों से पैसा लिया जाता है तो जब बैंक में उनका अकाउंट खुलवाया जाता है, जब उन लोगों से पैसा जमा कराया जाता है तो 3 तरीके से पैसा जमा कराया जाता है। एक करंट अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली वो लोग खुलवाते हैं जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं, जिन्हें थोड़े थोड़े समय में कई बार बैंक से कुछ क्रेडिट भी चाहिए होता है, कुछ लोन भी चाहिए होता है, और बेसिकली लोन उनको अपने अकाउंट के थ्रू चाहिए होता है। करंट अकाउंट वो लोग मेंटेन करते हैं जो बिज़नेस क्लास होते हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन कई बार नेगेटिव में भी चली जाती हैं, कई बार वो चेक इशू कर देते हैं, लोगों को पेमेंट कर देते हैं लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं होता। तो करंट अकाउंट में उन्हें बैंक से फैसिलिटी मिल जाती है कुछ ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट के बैलेंस को थोड़ा बहुत चाहे तो एक लिमिट तक नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं। जितना पैसा आपका है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत पैसा बैंक अपनी तरफ से आपको क्रेडिट दे देता है। तो करंट अकाउंट, डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में जितना पैसा आप जमा कराते हैं कस्टमर उसे कभी भी डिमांड कर सकता है लेने के लिए। सो दीज डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर आपसे पैसे मांगेगा, कस्टमर को आपको ये पैसा रीपेबल करना पड़ेगा। रीपेबल मतलब आपको वापस देना पड़ेगा ऑन डिमांड, जब भी वो डिमांड करेगा। इसका मतलब करंट अकाउंट में पैसा अगर कस्टमर जमा कराता है तो वो पैसा आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नहीं देना, वो कभी भी कस्टमर मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा।
बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट। बैंक इस तरह के अकाउंट पे जो करंट अकाउंट होता है जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, इस पे बैंक किसी भी तरीके का ब्याज नहीं देता, क्योंकि ये आपका एक सेविंग नेचर का अकाउंट नहीं है ना। बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, आप जब मन चाहे निकाल लेते हो और नेगेटिव में भी ले जाते हो। तो बैंक इस अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता। रैदर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दिस अकाउंट, और इस अकाउंट को चलाने के लिए बैंक आपसे सर्विस चार्जेस लेता है, आपसे अलग तरह से कुछ चार्ज करता है, पैसे कुछ आपसे पेमेंट लेता है, चार्ज करता है सर्विस चार्जेस। तो सच डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन बाय बिजनेस क्लास। लोग बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं, बिजनेस क्लास पीपल जो होते हैं, वो इसे मेंटेन करते हैं। बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन दिस अकाउंट अप टू सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है एज पर द गुडविल ऑफ द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन की गुडविल होती है उसको देखते हुए। अब वो लिमिट जो ओवरड्राफ्ट की है नेगेटिव बैलेंस ले जाने की आपके अकाउंट में, वो 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख, 3 लाख, जैसे आपके बिजनेस का स्केल है और आपकी गुडविल। एंड अमाउंट ड्रॉन अपॉन बाय अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट प्लस ओवरड्राफ्ट राउंड। और आप चेक के ज़रिए आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, चेक के ज़रिए बैंक से पैसा निकाल सकते हो जो आपका बैंक में पैसा जमा है या बैंक ने जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कराते हैं और उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद आप वो पैसा तभी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम डिपॉजिट में आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ता है और आपको एक नोटिस देना पड़ता है। और उसमें जो आपको फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है, वो जो फाइन या इम्पोज या पेनल्टी लगेगी वो माइनस होकर आपको बेनिफिट मिलता है। इसीलिए जब भी आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाएं तो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद निकालें, तभी आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा जिस पर्पज़ के लिए आपने वो पैसा जमा कराया है। इट रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड के लिए जमा कराया जाता है, ये उस तरह का अकाउंट होता है। एंड कैरिंग अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस पर सेविंग और करंट अकाउंट के मुकाबले जो 2 सेविंग और करंट अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट, इस अकाउंट में सबसे ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉयबल चेकेबल फैसिलिटी। इसमें चेकेबल फैसिलिटी नहीं होती, आप चेक के जरिए पैसा नहीं निकाल सकते, आपको प्रॉपर एक फॉर्म भरना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, तभी आपका पैसा आपको वापस मिलता है। डिपॉजिटर जनरली मेक्स ओनली 2 ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन होती हैं आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, एक तो पैसा जमा कराने की और एक पैसा निकालने की। इसके अलावा आप कोई मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कि बीच बीच में आपने 4-5 बार पैसा निकाला, 4-5 बार जमा कराया। एक ही बार जमा कराना है और एक ही बार निकाल सकते हैं। अगला है आपका सेविंग डिपॉजिट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, जनरली यूज़ होने वाला अकाउंट है जो मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं। दीज डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। ये भी आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, बस इसमें ये फ़र्क होता है सेविंग और करंट अकाउंट में कि करंट अकाउंट में तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, इसमें ओवरड्राफ्ट नहीं मिलती। उसमें आप अपना बैलेंस 0 से माइनस में भी ले जा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमाउंट आपको बैंक में पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करके रखना ही होता है। उसके अलावा बाकी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो मिनिमम लिमिट जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये की, तो 10,000 तो आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से ऊपर और जमा कराते हो तो वो विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन 10,000 जो आपका बैंक में जमा है वो आप अगर विड्रॉ करते हो बाई चांस किसी भी कंडीशन में, तो आपके ऊपर थोड़ा बहुत फाइन लगता है। तो एक मिनिमम अमाउंट इसमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो दीज डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड एंड कैरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन द इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट पे आपको अगर 8 या 9% मिल रहा है, तो इस पर आपको 4 या 5% मिलेगा एनुअली। एज अ करंट अकाउंट डिपॉजिट है फैसिलिटी टू यूज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बाय डिपॉजिट, बट सेविंग अकाउंट डज नॉट हैव सच फैसिलिटी। जिस तरीके से करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको किसी भी तरीके की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। चलिए, अगला आपका प्राइमरी फंक्शन में अगली कैटेगरी है एडवांसिंग लोन। अब पैसा आपके पास आ गया कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसे लोन की फॉर्म में लोगों को एडवांस देगा, एडवांसिंग ऑफ लोन। तो पहला पॉइंट है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोअर अगेंस्ट हिज करंट असेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। मान लीजिए आपके पास कोई भी शेयर सर्टिफिकेट है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो वो आपकी असेट्स हो गई। आपके पास बिजनेस में कोई रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास गुड्स रखी हुई हैं, तैयार रखी हुई हैं फिनिश गुड्स, वो आपके सेट्स हो गई। या फिर आपने किसी भी कंपनी के, किसी भी गवर्नमेंट के, या फिर आपने किसी प्राइवेट कंपनी के या किसी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया हुआ है, किसी स्कीम में पैसा लगाया हुआ है, किसी सेविंग स्कीम में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो जितनी भी आपके पास असेट्स हैं, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल फॉर्म में हो या पेपर फॉर्म में हो, वो चीज़ें आप बैंक के पास गिरवी रख के बैंक से आप कैश क्रेडिट ले सकते हैं
और वो कैश क्रेडिट आपको डायरेक्टली वो सिक्योरिटीज़ बैंक के पास रख के, चाहे वो आपकी गुड्स की सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी शेयर्स की सिक्योरिटीज़ हो, या फिर आपकी वो आपकी कोई भी सेविंग स्कीम जैसे सपोज LIC की स्कीम्स हैं, आप उन सिक्योरिटीज़ को बैंक के पास गिरवी रख के आप थोड़ा सा कैश क्रेडिट ले सकते हो, कैश की फॉर्म में लोन ले सकते हो। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिमांड लोन के बारे में। डिमांड लोन बेसिकली वो लोन होता है जो कमर्शियल बैंक अपने बैंक में जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है और जिनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जो पहचान होती है, गुडविल होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं उन्हें एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब मिनिमम 7 डेज़ से लेकर 30 डेज़ या 45 डेज़ तक के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट लोन की फॉर्म में दिया जाता है कंपनी की कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और ये लोन हर तरह के बिज़नेस क्लास लोगों को नहीं दिया जाता। जिनका बैंक में एक करंट अकाउंट, हेल्दी करंट अकाउंट होता है, जो अच्छी ट्रांजैक्शन लेकर चलते हैं बैंक में, उनको ये लोन दिया जाता है। अब कमर्शियल बैंक में तो करंट अकाउंट बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि कौन कितनी कैसी ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहा है। तो जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, जिसका अकाउंट बहुत हेल्दी मेंटेन होता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको ये डिमांड लोन ऑफर किया जाता है बिज़नेस क्लास लोगों को। और ये लोन दिया जाता है 7 डेज़ से लेकर 45 डेज़ तक के बीच के लिए। और ये बोरोवर जो होगा, जो बिजनेसमैन होगा और जो बैंक होगा, उसके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाता है। और दूसरा, जो ये डिमांड लोन होता है, इसमें किसी भी तरीके की आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लोन दिया जाता है ये कंपनी की उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जैसे कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, कंपनी को कैश की ज़रूरत है, या कंपनी को कोई मशीनरी खरीदनी है, या कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना है, या कंपनी के ऊपर कोई कुछ दिनों का कोई डेप्ट आ गया, कोई कर्जा आ गया, कोई ऑब्लिगेशन आ गई जिसकी पेमेंट करनी है, या कंपनी के कुछ रनिंग एक्सपेंसेस है जिनके लिए कंपनी के पास अभी पैसा कहीं से आना बाकी है, फिलहाल कंपनी के पास पैसे की कमी पड़ रही है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डिमांड लोन दिया जाता है। और इस पैसे को बैंक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद 45 डेज़ या उससे पहले भी ये वापस मांग सकता है। मान लीजिए 30 डेज़ के बाद बैंक को लग रहा है कि भाई अब कस्टमर के पास पैसा आना शुरू हो गया है बिजनेसमैन के पास, तो बैंक ये पैसा अपना वापस भी मांग सकता है टाइम पूरा होने से पहले भी। ये नहीं कि सिर्फ 45 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 45 डेज़, इसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है अगर आपकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, बिजनेस क्लास पर्सन की अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो बैंक उस पैसे को अपने आप आपसे वापस मांग सकता है टाइम पीरियड से पहले भी। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो थर्ड पॉइंट है, शॉर्ट टर्म लोन इसका अपोजिट होता है। शॉर्ट टर्म लोन का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो आपका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक का होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन का। और इसमें आपको जो शॉर्ट टर्म लोन लेता है वो भी आपका कोई उस बैंक का जो कस्टमर है उसका बैंक में अकाउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। सॉरी, मैं बोलना चाह रहा था कि हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन के लिए आपका उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको कुछ ना कुछ बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा, कोई असेट्स अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको लोन मिलेगा। अब ये लोन चाहे कोई जनरल पब्लिक लेना चाहे अपने पर्सनल लोन की फॉर्म में, किसी भी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से, या फिर कोई बिजनेस क्लास पर्सन कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपने बिजनेस में कुछ भी खरीदना चाहता है, तो बिजनेस क्लास पर्सन भी ले सकता है। लेकिन इस तरह के शॉर्ट टर्म लोन के लिए आपको कुछ ना कुछ बैंक को गिरवी रखना पड़ता है। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ये पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन की फॉर्म में दिया जाता है। तो ये था आपका एडवांसिंग लोन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसा मैंने आपको ध्यान हो तो करंट जो आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाले में मैंने आपको करंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बताया था कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करने की फैसिलिटी दी जाती है कि आप एक लिमिट तक कुछ पैसा हमसे उधार ले सकते हो। तो जो करंट अकाउंट में आपको नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करने की फैसिलिटी दी जाती है उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात हो रही है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड हो रही है। तो इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। जो करंट अकाउंट होता है कस्टमर का, जो बिजनेस क्लास पर्सन का करंट अकाउंट होता है, उसे एक लिमिट तक नेगेटिव बैलेंस में ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस तक ले जाने की एक छूट होती है। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो कंपनी के रिस्पेक्टेबल, कंपनी की हर बात को मानते हैं, और जो बैंक के रिलायबल कस्टमर होते हैं, बैंक के रेस्पेक्टेड और रिलायबल कस्टमर होते हैं जिन पे बैंक को बहुत विश्वास होता है, बैंक उन्हें ये फैसिलिटी देता है।
उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि कई बार जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं वो किसी को जब अपना माल बेचते हैं तो माल बेचने के बदले में वो पार्टी से क्या करते हैं, एक बिल पे साइन करा लेते हैं। पार्टी अगर उनसे कहती है कि भाई हम 3 महीने के बाद पैसे देंगे, तो आप उनसे एक ऑथोराइज बिल पे साइन करा लेते हो। ऑथोराइज बिल का मतलब एक बिल बना के, कंपनी के लेटर हेड पे बिल बना के, उस बिल को गवर्नमेंट से मतलब कोर्ट में जाके आप वहाँ से जो रजिस्ट्रार होगा उससे आप उसको रजिस्टर्ड करा लोगे। वो बिल आपका ऑथोराइज हो जाता है एफिडेविट के थ्रू। तो जब वो ऑथोराइज बिल आप अपने परचेज़र से साइन करा लेते हो, एज अ सेलर आप परचेज़र से साइन करा लेते हो कि मैंने आपको ये माल बेचा है, तो वो बिल आप बैंक में जाकर बैंक को गिरवी रख के, बैंक के पास गिरवी रख के, उस बिल में जितना अमाउंट होता है वो पैसा आप बैंक से लोन ले सकते हो। और उस बिल में जितना पैसा होता है वो बैंक क्या करेगा, जिस पार्टी ने उस पर एक्सेप्टेंस दिया उस पार्टी से वो पैसा बैंक कवर करेगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा और ए जो है वो बैंक का कस्टमर है, तो ए ने बोला कि मैंने ये बिल बी को माल बेचा है 1 करोड़ रुपए का और उसने ये बिल पे साइन करके दिया है, ये बिल मैं आपको दे रहा हूँ, आप बी से पैसे ले लेना और आप मुझे अभी फ़िलहाल पैसे दे दीजिए। बैंक क्या करेगा, उस 1 करोड़ के बदले में 90 लाख या 95 लाख ए को सपोज पैसे दे देगा और बीच का जो कमीशन है 5 लाख रुपए, वो बी से जब पूरी पेमेंट आ जाएगी 1 करोड़ रुपए अपने पास रख लेगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये मैंने नीचे सारी डिटेल रेड पेन से लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एजेंसी फंक्शन पे। एजेंसी फंक्शन जो हैं वो आपके सेकेंडरी फंक्शंस में ही आते हैं। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है जब बैंक आपके लिए एक एजेंट की तरह रोल प्ले करता है। एजेंट मतलब जैसे मान लीजिए कि आप बैंक के कस्टमर हैं और आपको किसी दूसरी पार्टी से डील करनी है, आप एक पार्टी से डील कर रहे हैं, अब बैंक आपकी मदद करेगा उस पार्टी से डीलिंग कराने में। तो जब बैंक आपके बिहाफ पर आपकी ही पार्टी से आपकी डीलिंग कराता है तो उसे बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। जैसे पहला है आपका ट्रांसफ़र ऑफ फंड। मान लीजिए आपने अपने किसी क्लाइंट के अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, ठीक है, और आपके पास फ़िलहाल पैसे भिजवाने की जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को आप कैश देंगे, बैंक क्या करेगा, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा आपको। एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए बैंक आपको इंस्ट्रूमेंट बना के दे देगा, आपसे पैसे लेके इंस्ट्रूमेंट बना देगा और आप वो इंस्ट्रूमेंट अपनी पार्टी को पे कर सकते हो। उसके बाद है मेल ट्रांसफ़र। अगर आपको जल्दी पैसे भेजने हैं तो आप बैंक से आरटीजीएस की या नेफ्ट फैसिलिटी लेके, ये 2 फैसिलिटीज़ होती हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट। इसमें आप इमीडिएटली अपने क्लाइंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अगला है आपका कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है, अब उन शेयर्स के ऊपर मान लीजिए आपको डिविडेंड आता है, तो आप बैंक को बोलोगे कि कंपनी से जो मेरा डिविडेंड आता है आप ले लेना। उसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगा रखा है, तो आपको मान लीजिए इंटरेस्ट आता है, तो आपने बैंक को बोला मेरे लिए इंटरेस्ट ले लेना। आपके घर के जितने भी खर्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एक्सपेंस हो गया, ये सारे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हो गया, LIC की किस्त हो गई, तो ये सारे जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं या आपकी जो भी इनकम है, ये सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी सारे आपके खर्चे हैं आपके खुद के पर्सनली, वो आपने बैंक को बोल दिया कि मेरे बिहाफ पर आप इन खर्चों को भी आप पे करना और इनकम को आप ही रिसीव करना, बस आप मुझे मैसेज करते रहना। तो ये हो गया कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेके आपको अगर कोई भी किसी भी कंट्री की करेंसी चाहिए तो आप वहाँ पर अपनी इंडियन करेंसी डिपॉजिट करा के उनसे फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई फ़ॉरेन करेंसी है तो बैंक के पास जमा करा के आप अपनी इंडियन करेंसी भी ले सकते हो। तो बैंक क्या करता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में डीलिंग करनी है, खरीदना और बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक के पास जाके एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक अकाउंट होता है सेविंग और करंट और फिक्स डिपॉजिट से अलग एक अकाउंट होता है जिसमें आप सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम कर सकते हो, वो होता है डीमेट अकाउंट। तो बैंक आपकी हेल्प करता है डीमेट अकाउंट खुलवाकर आपके सिक्योरिटी में सेल और परचेज़ कराने में। उसके बाद है आपका इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बैंक आपको टाइम टू टाइम हेल्प करता रहता है। अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो बैंक आपकी मदद करता है आपके टैक्स को पे करने में। उसके बाद है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। मान लीजिए कि किसी फैमिली की कोई अपनी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की विल जो है, उसकी प्रॉपर्टी की जो वसीयत है, जो कि वो प्रॉपर्टी मान लीजिए फैमिली में आगे बंटवारा होना है, फैमिली में वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र होनी है,
तो जो सबसे फैमिली का सबसे जो एल्डर पर्सन है, जो सबसे एल्डर पर्सन है, जो सबसे सीनियर पर्सन है, उसने क्या किया, अपनी जो वसीयत है, अपनी जो विल है, वो विल तैयार करके उसने बैंक के नाम कर दी। मतलब बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरे जाने के बाद जो मैंने इसमें लिखा है, मेरे जाने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप इसको डील करोगे, मेरे आगे आने वाले फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा दोगे। तो बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर एक ट्रस्टी का रोल भी प्ले करता है। मतलब आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान मैं रखूँगा, और आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी फैमिली के मेम्बर है मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर दोनों का रोल प्ले करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जो कंपनी के रिलायबल कस्टमर होते हैं, जो कंपनी में आमतौर पर अपने बिजनेस का पैसा जमा कराते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो बैंक उन्हें रेफरेंस देता रहता है अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन, कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पैसा कहाँ पे किस तरीके से सेव करना चाहिए, कौन सी स्कीमें लगाना चाहिए। तो बैंक आपको इस तरह की जानकारी देता रहता है। उसके बाद है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं तो जो जनरली आम तौर पर बैंक अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देता रहता है, जो बैंक को लगता है कि मुझे अपने कस्टमर को ये सर्विसेज देनी चाहिए। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जो होती हैं वो सभी के लिए, सभी को उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, मतलब ये जनरली सबको हेल्प करने के लिए ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे जिसमें आपका सबसे पहला है आपका लॉकर फैसिलिटी। मान लीजिए आपकी कोई भी महंगी चीज़ है, या घर में कोई आपके कोई ऑर्नामेंट्स हैं, या कोई आपकी कीमती पेपर है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप बैंक से लॉकर फैसिलिटी लेके बैंक में वो अपना पेपर या जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ भी डायमंड्स या ज्वेलरी या कुछ भी गोल्ड है, तो वो आप बैंक में रख सकते हैं। बैंक उसके ऊपर आपसे चार्जेस लेता है। उसके बाद है आपका ट्रैवलर चेक्स। ट्रैवलर चेक्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि भाई वहाँ पर कैश का एक्सचेंज कराना, जो वहाँ की करेंसी को एक्सचेंज कराने में आपको प्रॉब्लम आएगी, या यहाँ से आपको कैश कैरी करने में दिक्कत है, तो बैंक आपको एक ट्रैवलर कार्ड बना देता है। ट्रैवलर चेक का मतलब यहाँ ट्रैवलर कार्ड से बैंक आपको एक कार्ड बना देगा, और उस कार्ड में आपको जितने भी अमाउंट फिल कराना है, आप इंडियन करेंसी दे के बैंक आपको उस फॉरेन कंट्री की करेंसी आपको उस कार्ड में फिल कर देगा। तो वहाँ पर आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कार्ड को यूज़ करके वहाँ जितनी भी आप सर्विसेज का यूज़ करेंगे या शॉपिंग करेंगे, वो पेमेंट आप कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। अगला पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी फॉरेन कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर फॉरेन कंट्री का जो बैंक है, पहले आपको उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है, पहले आप उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, आपको उसको प्रॉमिस करना पड़ता है पेमेंट का। एक बैंक दूसरे बैंक को प्रॉमिस करता है पेमेंट का, और ये फैसिलिटी कंपनी के रिलायबल कस्टमर, जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं, रिलायबल कस्टमर होते हैं, उनको दी जाती है। तो बैंक आपके बिहाफ पर आपकी पेमेंट एडवांस में कर देता है, फॉरेन कंट्री में प्रॉमिस कर देता है। फिर जैसे ही वहाँ से आपका गुड्स आ जाता है, यहाँ से बैंक उस बैंक को अपनी पेमेंट रिलाइज़ कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली ये इंपोर्ट प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपका अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी को जब ऐसा लगता है कि भाई कस्टमर हमें नहीं जानता, कंपनी को अपने शेयर्स मान लीजिए लोगों को बेचने हैं, ठीक है, कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर्स लोग खरीदें। अब कंपनी को लोग कंपनी को नहीं जानते, या कंपनी लोगों को नहीं जानती, लेकिन बैंक कस्टमर को जानता है। तो बैंक क्या करता है, जिस बैंक में जिस कंपनी का अकाउंट होगा, मान लीजिए एक बैंक में किसी कंपनी का अकाउंट है, तो वो बैंक क्या करेगा, उस कंपनी की हेल्प करेगा कंपनी के शेयर्स को लोगों तक सेल कराने में। तो वो अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ का भी काम करता है, मतलब लोगों तक कंपनी के शेयर को सेल कराने का काम कराता है, लोगों को शेयर्स अलॉट कराने में हेल्प करता है, शेयर सेल कराने में मदद करता है, और उसके बदले में बैंक उनसे कमीशन लेता है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। बैंक क्या करता है, टाइम टू टाइम जितने भी बैंक में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं कंपनी के, जो बैंक में ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं, टाइम पर जो उनके कस्टमर्स होते हैं ट्रेडर्स के, ठीक है, मान लीजिए जो किसी बिजनेसमैन का किसी बैंक में अकाउंट है, तो बैंक क्या करेगा, उस बिजनेसमैन से जुड़े हुए जितने भी कस्टमर्स के चेक आते हैं उसके पास, तो उन कस्टमर्स की डिटेल बैंक जो होता है वो बिजनेसमैन को देता रहता है कि आपके कस्टमर की हमारे बैंक में ये सिचुएशन चल रही है, आप उनको इतनी पेमेंट करें या इतनी पेमेंट ना करें, आप उन्हें चेक दें या ना दें, उनको माल बेचें ना बेचें, और आगे जो कंट्री में इकोनॉमी में जो भी ट्रेडिंग की सिचुएशन चल रही होती है, या कंट्री में जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही होती है, कंपनी में कंजम्पशन की डिमांड क्या, कंजम्पशन पैटर्न क्या चल रहा है, या कंपनी में आगे आने वाले टाइम में कैसा इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, कितना कंट्री में कितना प्रोडक्शन रहने वाला है, क्या बिज़नेस का स्टेटस रहने वाला है, आगे बिज़नेस कामयाब होने वाला है या नहीं होने वाला, ये सारी
सारी जानकारी स्टैटिस्टिक के ज़रिए बैंक अपने जो बिज़नेस क्लास लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें देता रहता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्लास नंबर 26, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.